from the ramparts of Red Fort in Delhi. तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से 11वीं बार भाषण दिया। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपने 98 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री ने न देश के सामने जो मौजूदा उपलब्धियां हैं उनका बखान किया, बल्कि आने वाली चुनौतियां और उनसे निपटने का सरकार का प्लान और आगे क्या विजन है ये सब रखा। भारत माता की जय से वो भाषण शुरू हुआ आज, और भारत माता की जयकार से ही ये भाषण खत्म भी हुआ। सुरभि, और बहुत बड़ी बड़ी बातें कही है प्रधानमंत्री ने। इसमें इंपॉर्टेंट ये था गौरव, जिसमें शुरुआत उन्होंने कही कि गवर्नेंस के इस मॉडल को बदला है। आज सरकार खुद जनता की जरूरतों को जिस तरीके से पूरा कर रही है, उसमें जनमानस के बीच में मौजूद रहते हुए आज कई महत्वपूर्ण मुद्दों का जिक्र किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, और उस बारे में और जानकारियां आपके सामने रखें। उससे पहले इस वक्त की ये तस्वीर, जहां संबोधन के बाद अब यही वो तस्वीर का मैं पहले गौरव जिक्र कर रही थी कि किस तरीके से राष्ट्रगान होने के बाद प्रधानमंत्री जब मंच से नीचे आते हैं, तो ये देखिए उन ओलंपियंस, उन एथलीट्स जिनका उन्होंने जिक्र भी किया, और उन्हीं एथलीट्स के उस योगदान में भारत जिस लिहाज से विकास कर रहा है, उन्हीं के बीच में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरते हुए आगे बढ़े हैं। और ये सबसे खास और महत्वपूर्ण पल जिसमें हमने देखा कि तीनों सेना के अध्यक्षों के साथ साथ भी आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं गौरव कि अब वो लोगों के बीच भी जाएं? हालांकि यहाँ एक दूसरे रूट के तहत देखिए किस तरीके से लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए वो अब आगे बढ़ रहे हैं। गौरव, बिल्कुल सुरभि, और वो तस्वीर शायद अभी देखने को मिल सकती है जिस तस्वीर की तरफ आप इशारा कर रही हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के भाषण का जिक्र करना बहुत जरूरी है। देखिए प्रधानमंत्री के भाषण में उन्होंने देश संविधान निर्माता हैं, देश निर्माता हैं, उनको याद करते हुए, देश की सेनाओं के योगदान को याद करते हुए, महिलाओं, युवाओं और जो इस देश के जो कर्ता धर्ता है उन सब का जिक्र इस पूरे भाषण में किया। समाज में निचले पायदान पर जो लोग खड़े हैं, दलित, आदिवासी, उन सब के बारे में जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 1 लाख युवा अब राजनीति में ऐसे आए जिनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड ना हो, जिनके परिवार में से कभी कोई राजनीति में न रहा हो, फ्रेश फेसेस हो, और आप चाहें तो किसी भी पार्टी को ज्वाइन करें, लेकिन राजनीति में पंचायत स्तर से लेकर ऊपर तक के स्तर में आना चाहिए। प्रधानमंत्री को आप देख रहे हैं इस वक्त वो अपनी गाड़ी में बैठते हुए, और अब ये यहाँ से अब आपको जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, लाल किले का जो स्वतंत्रता दिवस का जो ये उत्सव है वो यहाँ से संपन्न होता हुआ, लेकिन क्योंकि हर साल प्रधानमंत्री फिर जाते हैं सुरभि बच्चों के बीच या आम लोगों के बीच अभिवादन करने, वो यहाँ पर क्या दिखेगा वो देखना होगा। लेकिन ये बहुत अहम है। उन्होंने यूसीसी की बात की, उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन की बात की, जिस थीम की बात है गौरव, क्योंकि हमारे साथ खास पैनल में जो मेहमान होंगे मुद्दों के आधार पर उनसे चर्चा करने से पहले इंपॉर्टेंट है उस थीम के लिहाज से बात करना जहां आप विकसित भारत की बात करते हैं, और 2047 विकसित भारत हमारी प्रतीक्षा कर रहा है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया। और उन्होंने ये कहा कि मेरे तीसरे टर्म में 3 गुना मैं काम करूंगा ताकि देश के सपनों को पूरा कर सकूं। 24/7 उनकी वो जो प्रतिबद्धता है जिसका पूरा देश में जिक्र भी किया जाता है, उसके साथ साथ आज लोगों को संबोधित करते हुए जिस बात का गौरव आप जिक्र कर रहे थे, उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड, और यूनिफॉर्म सिविल कोड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से क्या कहा गया, मौजूदा सिविल कोड, सांप्रदायिक सिविल कोड और सेक्युलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर व्यापक चर्चा हो। सुप्रीम कोर्ट ने भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कही है, और यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान निर्माताओं का सपना था। क्या सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। लाल किले की प्राचीर से आज देश को संबोधित किया। हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो चर्चा की है, अनेक बार आदेश दिए हैं, क्योंकि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग मानता है, और उसमें सच्चाई भी है कि जिस सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं, वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है, भेदभाव करने वाला सिविल कोड है। ऐसे सिविल कोड से जब संविधान के 75 वर्ष मना रहे हैं, और संविधान की भावना भी जो हमें कहती है करने के लिए, देश की सुप्रीम कोर्ट भी हमें कहती है करने के लिए, और तब जो संविधान निर्माताओं का सपना था, उस सपने को पूरा करना हम सबका दायित्व है। और मैं मानता हूं इस गंभीर विषय पर देश में चर्चा हो, व्यापक चर्चा हो, हर कोई अपने विचारों को लेकर के आए, और उन कानूनों को जो कानून धर्म के आधार पर देश को बांटते, जो ऊंच नीच का कारण बन जाते हैं, ऐसे कानूनों को आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता है। और इसलिए मैं तो कहूंगा अब समय की मांग है
कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो। हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं, अब हमें सेक्युलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा और तब जाकर के देश में धर्म के आधार पर जो भेदभाव हो रहे हैं, सामान्य नागरिक को जो दूरी महसूस होती है, उससे हमें मुक्ति मिलेगी। और ये तस्वीरें जो हम बता रहे थे, ये आप देखिए, यहाँ पर आपको बच्चे दिख रहे होंगे सफेद ड्रेस में और वहाँ पर भारत लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं जिस तरह से वो बैठे हैं, जिस तरह से उनको जिस पंक्ति में बैठाया गया है, वो आपको उनके बीच एक टेक्स्ट भी नजर आ रहा होगा, एक शब्द वहां पर। और प्रधानमंत्री अपनी गाड़ी से उतरते हुए, ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री अब यहां से जो वहां पर मौजूद बच्चे हैं उनके बीच जाकर देखिए, और ये प्रधानमंत्री अब उन्हीं बच्चों की तरफ जाते हुए जहां पर बच्चे बैठे हुए हैं, स्कूली बच्चे, उनकी तरफ जाकर देखिए, उनको वहां पर मिलते हुए, उनसे उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए, और बच्चों में उत्सुकता देखिए। देखिए बीच में बाकायदा गैलरी बनाई गई है और उस गैलरी से प्रधानमंत्री अब बच्चे जहां बैठे हैं उनके बीच जाते हुए युवाओं को लेकर प्रधानमंत्री का फोकस कितना ज्यादा है वो उनके भाषण में भी दिखा, क्योंकि देश का भविष्य यही है। आने वाली पीढ़ियां ही इस देश को आगे लेकर जाएंगी और प्रधानमंत्री उनको लेकर कितना ज्यादा उनका फोकस उस पर है और कितना ज्यादा गंभीर है, कितना ज्यादा उनसे वो मोह रखते हैं, आप इन तस्वीरों में देखिए। और यही बताता है कि जो यंग, जो हमारी जो पीढ़ी है, सुरभि, जो बच्चे हैं, उनके बीच प्रधानमंत्री की लोकप्रियता भी आप देख सकते हैं। ये तस्वीर अपने आप में, जो बच्चे आज उनसे मिल रहे होंगे, देखो कुछ पूछ भी रहे हैं। देखिए, मैं बहुत क्यूरियस हूँ ये जानने के लिए कि ये बातचीत आखिर होती क्या है। जाहिर सी बात है, हमारे तमाम सहयोगी जिस तरीके से रिपोर्ट्स भेजते हैं, वो इन बच्चों से आगे बात करेंगे, जानने की भी कोशिश करेंगे कि पीएम जब उनके बीच आते हैं तो वो क्या बात करते हैं। उन्होंने कुछ पूछा बच्चों से, तो बच्चों ने हाथ उठाया, सबने हाथ रेस किया। टीचर पूछ रहा हो। जेस्चर का भी शुरुआत में गौरव इसलिए जिक्र कर रही थी क्योंकि अब ये कितनी अच्छी बात है कि तमाम प्रोटोकॉल के बावजूद, और जाहिर सी बात है पीएम की सिक्योरिटी आसपास तो हमें नजर आ रही है, लेकिन बावजूद उसके वो हमेशा बच्चों के बीच जाते हैं। और बच्चों के बीच जाते हुए देखिए किस तरीके से हर एक बच्चे के साथ उनके इस इंटरेक्शन की ये तस्वीरें, और ये एक बहुत कहने को जेस्चर है, लेकिन इसी जेस्चर के जरिए वो जो कनेक्ट लोगों के साथ बनाते हैं। आज के इस संबोधन में युवाओं के साथ, किसानों के साथ, जाति धर्म के आधार पर जिस तरीके से चीजों को बांटा जा रहा है, उससे मुक्ति दिलाने को लेकर भी बड़ी बातें पीएम ने कर दी हैं। लेकिन आज इन्हीं बच्चों के बीच गया ये संदेश कितनी बड़ी मजबूती के साथ ये नजर आता है कि आप जिस विजन के तहत भारत को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, उनमें इनके योगदान को आप कभी नहीं भूलते हैं। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री युवाओं, बच्चों और इनसे जुड़े उन तमाम मुद्दों और पहलुओं पर चर्चा करते हैं। फिलहाल ये वो खास तस्वीर है जिसमें उन्होंने मेरा भारत लिखी हुई इस आकृति का भी जिक्र किया, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर खास इंतजाम किए जाते हैं इस पूरे उत्सव को मनाने के लिए, उसमें यही खास और भव्य तस्वीरें हमेशा देखने को मिलती हैं, जहाँ लहराता हुआ भारत का तिरंगा और उसी यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन करते हुए वो तमाम बच्चे और वो कैडेट्स और वो सिविलियंस जो एक बड़ा योगदान देते हैं। साथ ही ओलंपिक खिलाड़ियों की यहाँ पर मौजूदगी तो है ही, लेकिन उन कैडेट्स की मौजूदगी भी है जो खास ट्रेनिंग ले रहे होते हैं, और वो युवा बच्चे जिनके बीच इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक चीज और ध्यान दीजिए, बच्चों का अनुशासन। एक भी बच्चा अपनी चेयर से उठा नहीं है। जाहिर सी बात है उनको इंस्ट्रक्शंस दिए गए होंगे, लेकिन उसके बावजूद बच्चे कितने अनुशासित तरीके से वहां पर बैठे हैं। और ये तस्वीर केवल देश में नहीं, दुनिया भर में जाएगी कि कैसे आप देखिए जो देश का जो प्रधानमंत्री है, टॉप लीडरशिप, जिनको बड़े बड़े लोग जिनसे मिलने के लिए महीनों पहले अपॉइंटमेंट लेते हैं और तब भी मिल नहीं पाते, उनसे वो खुद बच्चों के बीच गए हैं और उनसे मिल रहे हैं, उनसे सवाल जवाब कर रहे हैं, उनको जरूर कुछ ऐसी बात कह रहे होंगे जो उनको प्रेरित करेगी। आप देखिए, वो पूरा आ नहीं रहा इसलिए दिखा नहीं। परीक्षा पर चर्चा जब करते हैं तब बच्चों से संवाद करते हैं, जब वो यहाँ पर हैं तब बच्चों से संवाद कर रहे हैं। तो जाहिर है ये जो समय है, ये जो लम्हा है, ये बच्चों में बहुत मोटिवेशन लाएगा कुछ करने का, देश के लिए कुछ यहाँ पर अपना योगदान देने का। और ये बहुत, ये केवल एक तस्वीर नहीं है, ये अपने आप में बहुत बड़ा संदेश है जो प्रधानमंत्री यहाँ बच्चों को, देश के भविष्य को दे रहे हैं। जो कहना था वो बहुत कुछ उन्होंने कह दिया, बहुत गंभीर, बहुत बड़ी बातें उन्होंने अपने भाषण में कही, लेकिन ये जो कनेक्ट है, ये जो प्रधानमंत्री का यंग इंडिया से कनेक्ट है, ये यंग इंडिया से कनेक्ट उनको दूसरे नेताओं से इसीलिए अलग करता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और साथ ही इसमें इंपॉर्टेंट भी ये था कि किस तरीके से हमने प्रधानमंत्री को ये कहते हुए भी सुना कि वो तमाम महत्वपूर्ण मुद्दे, और ये देखिए सुरभि, ये देखिए कैसे बच्चों के वो ये शायद प्लान नहीं था। मुझे लगता है अब ये फोटोग्राफ ली जाएगी गौरव यहाँ पर, बीच में जाकर, नहीं ये शायद प्लान नहीं लग रहा था, क्योंकि बच्चे भी खड़े हो गए। और अब वो देखिए
वो निराश नहीं करते हैं। हाँ, देश के उन देखिए अब ये दूसरी तरफ आए प्रधानमंत्री, शायद उन लोगों को लगे कि प्रधानमंत्री हमारी तरफ तो आए नहीं, तो वो कोशिश कर रहे हैं कि हर बच्चे के पास जाएं, जितना हो सके उनके पास जाकर कनेक्ट करें, और कुछ ऐसा कह रहे हैं, बच्चे देखिए कितना खुश दिख रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, ये विजुअल्स, और देखिए कैसे वो मुट्ठी बांध के हाथ उन्होंने अपनी मजबूती ताकत बताई और बताया। भारत माता की जय के नारे मुझे लगता है यहाँ पर पक्का लग रहे आह्वान करते होंगे। हैं सुनते कि हैं। विकसित भारत बनाने के लिए रात दिन प्रयास में जुट जाओ, तो युवाओं को भी भरोसा होता है कि वो ये कर सकते हैं। आप में कुछ विलक्षण प्रतिभा है, ये समझने के लिए और अब हाथ मिलाते हुए प्रधानमंत्री, अब देखिए ये हर बच्चा चाहता है कि वो प्रधानमंत्री से हाथ मिलाए, हर बच्चे से वो यहाँ पर हाथ तो नहीं मिला सकते, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोगों से जुड़ने की, ज्यादा से ज्यादा बच्चों से जुड़ने की बात कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं और वहाँ उनसे हाथ मिला रहे हैं। ये कितना अद्भुत लम्हा है और उस बच्चे के लिए कि वो डायरेक्ट प्रधानमंत्री से इतने करीब से मिल पा रहा है और हाथ मिला पा रहा है। ये तस्वीर, अब यहाँ पर आप एक चीज देखिए, उन्होंने कहा कि 1 लाख युवाओं को राजनीति में आना चाहिए और वो फ्रेश हो, फ्रेश फेसेस हो, फ्रेश टैलेंट हो, जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड ना हो। अब और वो केवल उतनी दूर लाल किले की प्राचीर से कह ही नहीं रहे, वो जाके उनसे मिल रहे हैं, तो आखिर कोई क्यों ना मोटिवेट होगा और इस देश के लिए कुछ करने के लिए, उनकी तरह काम करने के लिए यहाँ पर। और इसमें महत्वपूर्ण ये भी था गौरव, जहां उन्होंने भारत की दिशा सही, गति तेज है और उस गति में इन युवाओं का रोल आने वाले वक्त में जिस तरीके से भारत विजन के तहत आगे बढ़ रहा है, महत्वपूर्ण मुद्दों का आज के संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जिक्र किया गया है। हालांकि इसमें एक और महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं, प्रधानमंत्री ने कहा कुछ लोग देश की प्रगति नहीं देख सकते हैं, कुछ लोग भारत का भला नहीं सोच सकते, निराशा में डूबे लोगों से बचना चाहिए, कुछ लोगों को सिर्फ अपने फायदे की चिंता है और निराशावादी सोच एक विकृति। Prime Minister so up close, and now of course the Prime Minister going into the enclosures. हम संकल्प के साथ तो बढ़ तो रहे हैं, बहुत आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये भी सच है कि कुछ लोग होते हैं जो प्रगति देख नहीं सकते, कुछ लोग होते हैं जो भारत का भला सोच नहीं सकते हैं। जब तक खुद का भला न हो तब तक उनको किसी का भला अच्छा नहीं लगता है। ऐसी विकृत मानसिकता से भरे हुए लोगों की कमी नहीं होती है। देश को ऐसे लोगों से बचना होगा। वे निराशा की गर्त में डूबे हुए लोग हैं। ऐसे मुट्ठी बंद निराशा की गर्त में डूबे हुए लोग, जब उनके गोद में विकृति पलती है तब वो विनाश का कारण बन जाती है, सर्वनाश का कारण बन जाती है, एनार्की का मार्ग ले लेती है और तब देश को इतनी बड़ी हानि हो जाती है जिसकी भरपाई करने में हमें नए सिरे से मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए ऐसे जो छुटपुट निराशावादी तत्व होते हैं, वो सिर्फ निराशा इतना नहीं है, उनकी गोद में विकृति पल रही है। ये विकृति विनाश के, सर्वनाश के सपने देख रही है, ताने बाने जोड़ने की प्रयासों में लगी हुई है। देश को इसे समझना होगा। लेकिन मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं कि हम हमारी नेक नीयत से, हमारी ईमानदारी से, राष्ट्र के प्रति हमारे समर्पण से हम सारी परिस्थितियों के बावजूद भी विपरीत मार्ग पर जाने वालों के लिए भी, उनके भी दिल जीत करके हम देश को आगे बढ़ने के हमारे संकल्प में कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। ये मैं विश्वास दिला चाहता हूं। और देखिए हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नीरज मिश्रा जुड़ रहे हैं, उनकी प्रतिक्रिया लेते हैं प्रधानमंत्री के इस भाषण पर। नीरज जी, स्वागत है आपका और आपको भी स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। छू लेना चाहते हैं गौरव जी, सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं हमारी तरफ से। नीरज जी, कैसा लगा प्रधानमंत्री का भाषण? ये मेरा पहला सवाल। गौरव जी, ये तो हर व्यक्ति के लिए जो इस देश के लिए सोचता है, जीता है, समर्पित है,
उसके लिए प्रधानमंत्री जी जब भी भाषण देते हैं, वो भाषण देश का विजन तो होता है, लेकिन मुझे कई बार ऐसा लगता है कि कुछ स्पेसिफिक दिन होने चाहिए जिनको राजनीतिक मंच के तौर पर नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। आज प्रधानमंत्री जी ने जो बातें कही हैं, वो ठीक है, 2047 का आप एक विजन प्लान देना चाह रहे हैं, लेकिन हम फिर कहते हैं आप 5 साल का 5 ईयर प्लान तो दे नहीं पाते, आप 2047 की बात कर देते हैं। आपने लेजेस अफेयर की बात की, विकसित भारत की अगर आप बात करते हैं, उसका रोड मैप और उसका विजन अगर लोगों के सामने रखा जाए, और उसमें महत्वपूर्ण बात ये, जहां कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए, देश में सेक्युलर सिविल कोड हो, क्या धर्म के नाम पर बांटना, धर्म के नाम पर हो रही राजनीति खत्म नहीं होनी चाहिए? लोगों के बीच रहते हुए भी आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि ये एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म नहीं था? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट लोगों से जुड़ा ही मुद्दा है ना सर। सुरभि जी, जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बारी आएगी व्यापक चर्चा करेंगे, लेकिन आपको इस बात पर तो गर्व होना चाहिए, इस देश के संविधान में वो जो सेक्युलर शब्द है, उस सेक्युलर शब्द जिस पे इनको हमेशा आपत्ति रही, आज उसके बारे में कहना पड़ा, क्योंकि जब ये यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो देश की जातीय जनजातियों के साथ क्या क्या होगा, उस सब पर एक व्यापक चर्चा होगी। और इस देश ने देखा है इस लोकसभा में, अब बिना चर्चा के तो कुछ नहीं हो सकता, बुलडोज कुछ नहीं हो पाएगा। इस बात को तो गौरव उन्होंने बार-बार जिक्र किया। नहीं, आपने क्योंकि संविधान में सेकुलर शब्द का जिक्र किया नीरज जी, उन्होंने कहा, मैं आपको उनका वर्बेटम बताता हूं, हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बात की है। मौजूदा सिविल कोड एक तरह से कम्युनल सिविल कोड है। हमारे संविधान की भावना कहती है कि इस विषय पर देश में गंभीर चर्चा हो। जो कानून धर्म के आधार पर देश को बांटते हैं, ऐसे कानूनी आधुनिक समाज नहीं बनाते। तो कह रहे हैं 75 साल तो हमने देख लिया, संविधान निर्माता भी चाहते थे, सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार कहा है, तो आखिर इस पर बात क्यों ना आगे बढ़े? गौरव जी, हम तो कह रहे हैं बात तो बढ़नी चाहिए। आप समझिए, ये प्रधानमंत्री जी का 11वां भाषण है। वो 11 साल से इस देश के प्रधानमंत्री हैं, वो पहली बार चुनकर प्रधानमंत्री नहीं बने। आज जो बातें उन्होंने कही हैं, आप समझिए ये उसी तरीके की बात है कि नॉर्थ कोरिया में कोविड कभी नहीं हुआ। कोविड इसलिए नहीं हुआ कि कोविड शब्द ही उन्होंने अपने सारे डिस्कोर्स से हटा दिया। तो इस तरीके की बात से तो चर्चा नहीं होती। जब मौका आएगा उस पर व्यापक चर्चा होगी, देश की राय ली जाएगी, और जो देश की भावना होगी उसके साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी रहेगी। इस बारे में आपसे और सवाल करूं नीरज जी, उससे पहले आपको बता दूं, बीजेपी से स्पोक्सपर्सन राधिका खेरा भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को लेकर एक और खबर, जहां परिवारवाद और जातिवाद से देश को नुकसान की बात उन्होंने कही। देश को परिवारवाद जातिवाद से मुक्ति दिलानी होगी, धर्म के आधार पर भेदभाव बंद होना चाहिए। 1 लाख गैर राजनीतिक परिवार वाले युवा आगे आए। जब मैं देश में एक चिंता हमेशा कहता हूं, परिवारवाद जातिवाद भारत के लोकतंत्र को बहुत नुकसान कर रहा है। देश को राजनीति को हमें परिवारवाद और जातिवाद से मुक्ति दिलानी होगी। आज मैं देख रहा हूं मेरे सामने जो नौजवान है, उसमें लिखा हुआ है माय भारत, जिस संगठन का नाम है उसकी चर्चा लिखी है, यहां बहुत बढ़िया तरीके से लिखा हुआ है। माय भारत के अनेक मिशन है। एक मिशन ये भी है कि हम जल्द से जल्द देश में राजनीतिक जीवन में जनप्रतिनिधि के रूप में 1 लाख ऐसे नौजवानों को आगे लाना चाहते हैं। शुरुआत में 1 लाख नौजवानों को आगे लाना चाहते हैं जिनके परिवार में किसी का भी कोई राजनीतिक बैकग्राउंड ना हो, जिसके माता पिता भाई बहन चाचा मामा मामी कभी भी राजनीति में नहीं रहे, किसी भी पीढ़ी में नहीं रहे, ऐसे होनहार नौजवानों को फ्रेश ब्लड 1 लाख, चाहे वो पंचायत में आए, चाहे नगर पालिका में आए, चाहे जिला परिषदों में आए, चाहे विधानसभा में आए, लोकसभा में आए, 1 लाख नए नौजवान, कोई भी प्रकार का पूर्व का राजनीतिक इतिहास उनके परिवार का ना हो, ऐसे फ्रेश लोग राजनीति में आए,
ताकि जातिवाद से मुक्ति मिले, परिवारवाद से मुक्ति मिले, लोकतंत्र को समृद्धि मिले। और जरूरी नहीं है कि एक दल में जाए, उनको जो पसंद हो दल में जाए, वो दल में जाकर के वो जनप्रतिनिधि बन करके आगे आए। देश तय करके चले कि आने वाले दिनों में 1 लाख ऐसे नौजवान जो परिवार राजनीति से दूर दूर का संबंध नहीं है, ऐसे फ्रेश ब्लड आएंगे तो सोच भी नहीं आएगी, सामर्थ्य भी नहीं आएगा, लोकतंत्र समृद्ध होगा। और इसलिए हमें इस दिशा में आगे होना है। और बीजेपी से राधिका खेड़ा हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। राधिका जी, आपको भी स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद। आपको और सभी आपके व्यूअर्स को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधिका जी, प्रधानमंत्री जब लाल किले की प्राचीर से बोल रहे हैं कि देश को परिवारवाद से और जातिवाद से मुक्ति दिलानी है, तो वो किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं आज? देखिए, आज हम देश के लिए बहुत गर्व का मौका है कि एक नॉन कांग्रेसी प्रधानमंत्री पहली बार 11वीं बार देश को संबोधित करे हैं लाल किले से, और देश को एक अलग दिशा में लेकर जा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, और हर तरीके से देश को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, हर तरीके से देश आगे बढ़ रहा है हर फील्ड में। हमने आज प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना, उन्होंने 11 साल में किस तरीके से हमारी सरकार ने देश को मजबूती दी है, किस तरीके से मोदी जी के नेतृत्व में ना सिर्फ देश में पूरे विश्व भर में भारत का डंका बज रहा है, उसका एक पूरा चिट्ठा सबके सामने रखा। लेकिन जो परिवारवाद की बात हुई है तो सब जानते ही हैं, और बहुत ही अच्छी बात कही है। मैं नहीं समझती कि इसमें कोई गलत बात है। आप देखिए, उन्होंने जिस तरीके से आह्वान किया कि 1 लाख इतने लाखों युवाओं को जोड़ना है, जो जिनका कोई भी पुराना राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, ये मेरे जैसे और बहुत ऐसे लोग हैं। मैं समझती हूँ यहाँ पे जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, उनका भी कोई पुराना परिवारवाद नहीं होगा। और जिस तरीके से नए ब्लड, फ्रेश ब्लड को लेकर आए, क्योंकि हम देखते आए हैं एक परिवार लगातार जैसे देश को चलाता आया है, वही सोच, वही नीति, देश को बांटने की नीति, कम्युनलिज्म फैलाने की नीति, देश को सेक्युलर पाथ पे नहीं ले जाना, एक सिर्फ अपनी जेबें भरने के पाथ पे लेकर जाना, उसको रोकने का समय आ चुका है। अगर भारत को विश्व में एक बड़ी ताकत बनना है, अगर भारत को नंबर 1 बनना है, तो हमें नए आइडियाज, नए सोच, नए विजन, और सिर्फ एक परिवार से आगे निकल के पूरा देश परिवार मान के नए आइडियाज को लेके आगे बढ़ना है। और ये बहुत ही अच्छी पहल है। और उन्होंने ये भी कहा साथ साथ कि आप एक किसी पर्टिकुलर पार्टी को नहीं, पूरे देश में हर पार्टी में परिवारवाद खत्म होना बहुत बहुत जरूरी है, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। आजादी के 78वें मौके पर, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आज पूरा देश इस वक्त उत्साहित है, और प्रधानमंत्री ने कुछ बड़ी बातें कही, उस पर हम बात तो कर ही रहे हैं। लेकिन एक और बड़ी बात कही उन्होंने सुरभि, और वो ये है कि देश भ्रष्टाचार के दिमक से परेशान रहा है। मैंने भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग छेड़ी है, और मुझे पता है कि इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। राष्ट्र के लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई मैं लड़ता रहूंगा, ये भी उन्होंने कहा है। जारी रखेंगे इस लड़ाई को, और मेरी प्रतिष्ठा देश की प्रतिष्ठा से बड़ी नहीं है। सुनिए क्या कहा उन्होंने। हमारा हर देशवासी भ्रष्टाचार की दिमक से परेशान रहा है। हर स्तर के भ्रष्टाचार ने सामान्य मानवीय का व्यवस्थाओं के प्रति विश्वास तोड़ दिया है। उसको अपनी योग्यता, क्षमता का प्रति अन्याय की जो गुस्सा होता है, वो राष्ट्र की प्रगति में नुकसान करता है। और इसलिए हमने व्यापक रूप से भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जंग छेड़ा है। मैं जानता हूं इसकी कीमत मुझे चुकानी पड़ती है, मेरी प्रतिष्ठा को चुकानी पड़ती है, लेकिन राष्ट्र से बड़ी मेरी प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है, राष्ट्र के सपनों से बड़ा मेरा सपना नहीं हो सकता। और इसलिए ईमानदारी के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरी लड़ाई जारी रहेगी, तीव्र गति से जारी रहेगी, और भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई जरूर होगी। मैं भ्रष्टाचारियों के लिए भय का वातावरण पैदा करना चाहता हूं, ताकि देश के सामान्य नागरिक को लूटने की जो परंपरा बनी है, उस परंपरा को मुझे रोकना है। लेकिन सबसे बड़ी नई चुनौती आई है। भ्रष्टाचारियों से निपटना तो है ही, लेकिन समाज जीवन में उच्च स्तर पर एक जो परिवर्तन आया है, वो सबसे बड़ी चुनौती भी है, और एक समाज के लिए सबसे बड़ी चिंता भी है। क्या कोई कल्पना कर सकता है कि मेरे ही देश में
इतना महान संविधान हमारे पास होने के बावजूद भी कुछ ऐसे लोग निकल रहे हैं जो भ्रष्टाचार का महिमा मंडन कर रहे हैं, खुलेआम भ्रष्टाचार का जय जयकार कर रहे हैं। समाज में इस प्रकार के बीज बोने का जो प्रयास हो रहा है, भ्रष्टाचार का जो महिमा मंडन हो रहा है, भ्रष्टाचारियों की स्वीकार्यता बढ़ाने का जो निरंतर प्रयास चल रहा है, वो स्वस्थ समाज के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गया है, बहुत बड़ी चिंता का विषय बन गया है। भ्रष्टाचारियों के प्रति समाज में दूरी बनाए रखने से ही किसी भी भ्रष्टाचारी को उस रास्ते पर जाने से डर लगेगा। अगर उसका महिमा मंडन होगा तो जो आज भ्रष्टाचार नहीं करता है उसको भी लगता है कि तो समाज में प्रतिष्ठा का रंग बन जाता है, उस रास्ते में जाने में बुरा नहीं है। गौरव, एक सवाल मैं नीरज जी से यहाँ लेना चाहती हूँ। चुनौतियां बाहर भी हैं और चुनौतियां देश के अंदर भी हैं, और कुछ लोग हैं जो प्रगति देख ही नहीं सकते, प्रगति होने ही नहीं देना चाहते। हालांकि उसी प्रगति और उसी विजन को बाहर रखते हुए पीएम ने, नीरज जी, ये कह दिया देश का ये गोल्डन एरा है। सुरभि जी, सच बात है, हमारा जैसा ह्यूमन कैपिटल है आज ये गोल्डन एरा है, लेकिन उस लॉस्ट डेकेड की भी बात करेंगे पर कभी और। लेकिन आज प्रधानमंत्री जी की बात से एक उम्मीद तो मुझे जागी, वो जो A1 और A2 हैं, जिसमें A2 के भाई एक 20,000 करोड़ रुपए का अनडिस्क्लोज घोटाला करके घूम रहे हैं, आज मुझे उम्मीद जागी कि प्रधानमंत्री जी A2 के भाई को पकड़ कर ले आएंगे। और प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से आज भाजपा के नेताओं को यह संदेश दिया है कि आप A2 के प्रवक्ता मत बनिए, क्योंकि समाज के लिए यह बड़ा खतरनाक है कि अगर किसी का भ्रष्टाचार चल, तो प्रधानमंत्री जी ने आज भाजपा के नेताओं को हिदायत दे दी है और हम इसका स्वागत भी करते हैं। सुरभि जी, नीरज जी, लेकिन सवाल ये नहीं है कि वो केवल भाजपा के नेताओं को दे रहे थे मंत्र, वो तो देश के लिए मंत्र था। राधिका जी, सवाल यह है कि जब वो कहते हैं कि भ्रष्टाचार को लेकर मेरी लड़ाई जारी रहेगी, तो वो किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? ये तो A1 और A2 गिना रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता। देखिए, थोड़ा इतिहास में जाते हैं। आपको याद होगा राजीव गांधी जी ने स्वयं कहा था कि जब सरकार 1 रुपया भेजती है तो लोगों के पास सिर्फ 15 पैसा आता है, लेकिन ये नहीं बोला था कि मैं भ्रष्टाचार से लड़ाई कैसे करूंगा। उन्होंने ये स्वीकार किया था कि भ्रष्टाचार हो रहा है। हमारी जितनी भी सरकारें रही, क्योंकि अधिकतर तब तक कांग्रेस की सरकारें रही हैं, तो हमारी जितनी भी सरकारें रही हैं, मेरे माता जी, मेरे नाना जी, जो प्रधानमंत्री रहे, उनके सबके टेन्योर में भ्रष्टाचार हुआ है। ये उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया और उनके में भी हो रहा है। 1 रुपया भेजते हैं, 15 पैसा पहुंचता है। और आज हमारे देश के प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं? वो अपनी हेल्पलेसनेस नहीं जाहिर कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि मैं एक सशक्त भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूं, लेकिन देश में ऐसे दुश्मन हैं जो भ्रष्टाचार से नहीं लड़ना चाहते। अभी फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देखती हूँ, क्योंकि मैंने हिस्ट्री की बात करी तो एक इमीडिएट आज की प्रेजेंट की बात करी जाती है। आप सब जानते हैं कि आम आदमी पार्टी ने किस तरीके से शराब घोटाला किया है, और वो किसने उजागर किया था? स्वयं कांग्रेस ने किया था। वही लेकर आए थे, अरेस्ट करिए, अरेस्ट करिए, अरेस्ट करिए, इसमें घोटाला है। और आज उनकी वकील कौन है? अभिषेक मनु सिंघवी जी। और अभिषेक मनु सिंघवी जी कौन है? जिसको खुद कल राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने किया। पहले भी उनको लड़ाया था, हालांकि वो हिमाचल का चुनाव हार गए। तो देखिए, भ्रष्टाचार का साथ देने वाले लोग, भ्रष्टाचार के वकील बने लोगों को कौन आज राज्यसभा भेज रहा है? कांग्रेस पार्टी भेज रही है। तो जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देश के बाहर तो दुश्मन है ही, लेकिन देश के अंदर जो दुश्मन है, मैं बिल्कुल मानती हूँ, वो दीमक की तरह लगातार देश को खाते आ रहे थे। ये शब्द जो मैं बोलने वाली हूँ, भले ही उन्होंने स्पेस सेक्टर के रिफॉर्म को लेकर नीरज कहा था, लेकिन बात उन्होंने बार बार ये जरूर कही, नीति और नीयत सही होना तो परिणाम तभी मिल पाते हैं। अब परिवारवाद, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को देखते हुए क्या सीधा सवाल उस नीयत पर नहीं उठा दिया गया? आने वाले देश के विजन में होने वाले मुद्दों पर चर्चा का नाम कहते हुए भी चर्चा ना करते हुए क्या नीयत पर सवाल नहीं? सुरभि जी, नीति और नियत की बात इसी से साफ होती है जो भाजपा के प्रवक्ता कह रही थी कि राजीव जी ने कोई बात कही थी तो राजीव जी ने उसका समाधान निकाला, उस कंप्यूटर की क्रांति को इस देश में लेकर आए जिसकी मदद से आज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है। इनकी तरह नहीं कि हमने तो एक समस्या बताई, अब उस समस्या को हम 50 साल खींचेंगे ताकि उससे हमें राजनीतिक लाभ होगा। तो नीति और नियत में यही फर्क है। और सबसे बड़ी बात, भाई बीच में टोक नहीं रहा था। देखिए, आपने कहा राजीव जी कंप्यूटर लेकर आए, उनकी नियत दिखती थी, और आपने फिर डीबीटी का जिक्र कर दिया, तो डीबीटी तो यही लेकर आए ना फिर।
अगर उस कंप्यूटर के जरिए डीबीटी आप भी ले आते पहले, आप तो नहीं लेकर आए, तो फिर इनकी नियत में कैसे खोट हो गया और आपकी नियत में कैसे खोट नहीं? देखिए गौरव भाई, आज प्रधानमंत्री जी ने 5G और 6G की बात, आपको पता है 5G भारत में आने से पहले किन किन देशों में था? एक छोटे से सेशल्स में, एक छोटे से मालदीव्स में, जहां की जनसंख्या हो सकता है दिल्ली के कई मोहल्लों के बराबर हो, वहां 5G पहले पहुंच गया था और 6G की टेस्टिंग चल रही थी। तो ये जो फ्रेमवर्क है ना टेक्नोलॉजी का, समझिए सुरभि जी, ये जो टेक्नोलॉजिकल फ्रेमवर्क है, ये समय के साथ इवॉल्व होता है, पर उसकी नींव रखी जाती है। उसकी नींव 1990 में रखी गई और उसी की वजह से आज आप और हम बात भी कर पा रहे हैं। अगर वो नींव तब ना रखी जाती तो आज ये कम्युनिकेशन भी एस्टैब्लिश नहीं होता। तो इसलिए नींव रखने वालों को, अपने पूर्वजों को उसी तरीके से सम्मान देना चाहिए जैसे आज हम लोग देना चाह रहे हैं। बिल्कुल, एक मिनट में इनको बोल दूं सुरभि। नीरज जी, बिल्कुल देना चाहिए, लेकिन जिस समय जिसकी सरकार होगी उसको क्रेडिट दिया जाएगा। आपकी सरकार है, उस समय थी, आपको क्रेडिट बिल्कुल दिया जाएगा और आप क्रेडिट ले रहे हैं, आप इसके सुपात्र हैं। लेकिन फिर आज की सरकार जो काम कर रही है उसको उसका क्रेडिट मिलना नहीं चाहिए। गौरव जी, हम देते हैं ना, गलत नोटबंदी का क्रेडिट दे देते हैं, गलत इंप्लीमेंटेड जीएसटी का भी क्रेडिट दे देते हैं, और साथ साथ जो महाघोटाला चंदा लो और धंधा लो चलता है, हम उसका भी क्रेडिट दे देते हैं। लेकिन मैं बार बार यही बात कहूंगा कि कुछ दिन ऐसे होते हैं जिन पर हमें राजनीतिक बहस से बचना चाहिए। आप सब कुछ बोल के भी बोल देते हैं हमें बचना चाहिए। बचना चाहिए। गौरव जी, आज वो प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया, नहीं तो हम लोग तो इस बात को मानते हैं कि जब लाल किले की प्राचीर से कोई प्रधानमंत्री बोले, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो देश को एक अच्छा विजन दे और राजनीतिक मुद्दों पर टीका टिप्पणी हमेशा उसी मंच पर रहना चाहिए। रूल आउट कर रहे हैं, जबकि पीएम ने खुद का नएपन की बात करी, उन्होंने टेक्नोलॉजी तक को जोड़ने की बात करी। भले ही अभी भी ये अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं, लेकिन फिर भी क्रेडिट देने को तैयार नहीं है कि आज के लिहाज से, आज के विकसित भारत में इस योगदान की सराहना तो हो रही है। देखिए, यहाँ पे 2G 5G की बात हो रही थी कि पहले देशों में 5G आया था। हाँ, 2G आया था ना इनके समय में। 2G में क्या हुआ था? 2G का यूपीए का घोटाला विश्व प्रसिद्ध है। 2G के घोटालों के पास जीजा जी के घोटाले, भैया जी के घोटाले, दीदी जी के घोटाले, पूरे परिवार जी के, गांधी जी के घोटाले सबको मालूम है। तो अच्छा हुआ इन्होंने 2G का जिक्र किया। अब ये यहाँ पे बात कर रहे हैं कि यहाँ पे ऐसी चर्चा नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्या देश को नहीं पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी ने 11 साल में बतौर हमारी सरकार ने देश के लिए क्या क्या किया? क्या ये चर्चा नहीं होनी चाहिए कि हम किन चीजों से आज देश जूझ रहा है? क्या देशवासियों को सिर्फ एक लीपा पोती का एक भाषण मिलना चाहिए? सिर्फ अपना मैं ये सब अच्छा हो रहा है। जो देश की समस्या है उनकी चर्चा नहीं होनी चाहिए। जो देश को अंदर से दीमक से खा रहे हैं, क्या पता नहीं होना चाहिए? और यहाँ पे बात हो रही है कि हमें क्रेडिट देते हैं कि हम एक अनप्लान जीएसटी लेकर आए, हम डिमोनेटाइजेशन लाए। भाई साहब, उसके बाद हम फिर चुनाव जीत के आए। 10 साल हम लगातार चुनाव जीत के आए। तीसरी बार हमारी रिकॉर्ड सरकार बनी है। आप लोग 99 भी पार नहीं कर पाए। तो राधिका जी, अगर चुनाव जीतना पैमाना है तो फिर ये भी तो तथ्य है कि इस बार पिछली बार से आपकी सीटें काफी कम हो गई। इसका मतलब आपने कुछ ऐसा किया जिसको जो लोगों को ज्यादा पसंद नहीं आया। अगर तीसरी चुनाव है हमारा और एक एंटी इनकम्बेंसी होने के बाद, अब आप तय करिए ना, जब यूपीए का तीसरा चुनाव हुआ था तो कितनी सीटें थी यूपीए के पास? महज 40 कुछ पे आ गए थे। और वही कांग्रेस पार्टी आज 100 तक पे नहीं पहुंच पा रही और कह रही हमारी सीटें। जाहिर सी बात है, 10 साल सत्ता में रहने के बाद कुछ सीटें तो कम होंगी, लेकिन फैक्ट ये है कि पूरा इंडिया गठबंधन इकट्ठा हो गया, फिर भी मात्र अकेली भारतीय जनता पार्टी के पास अकेले नहीं पहुंच पाया। और ये मैं बहुत आभार प्रकट करती हूँ प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने बिल्कुल निष्पक्षता से सारी बातें रखी। जो उनका वो आह्वान था कि सारे युवाओं को आना चाहिए राजनीति में, ये बात बट आई फेल टू अंडरस्टैंड कि आपकी बातें सुन के नीरज को हंसी किस बात की आ रही है। नीरज, मैं आपके पास आती हूँ, जानने की कोशिश करूंगी कि आखिर इसमें, इस व्यू पॉइंट में ऐसा हास्यास्पद क्या है। लेकिन बांग्लादेश की स्थिति पर पड़ोसी होने के नाते चिंता को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से गौरव आज बड़ी बात कही गई, जहां उन्होंने कहा कि आशा करता हूं जल्द हालात सामान्य होंगे और हिंदू अल्पसंख्यक की सुरक्षा सुनिश्चित हो। पड़ोसी देश सुख और शांति के रास्ते पर चले। बांग्लादेश की विकास यात्रा में हमारा सहयोग रहेगा। बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ है उसको लेकर पड़ोसी देश के नाते चिंता होना, मैं इसको समझ सकता हूं। मैं आशा करता हूं कि वहां पर हालात जल्द ही सामान्य होंगे। खास करके
140 करोड़ देशवासियों की चिंता कि वहां हिंदू, वहां के अल्पसंख्यक, उस समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित हो। भारत हमेशा चाहता है कि हमारे पड़ोसी देश सुख और शांति के मार्ग पर चले। शांति के प्रति हमारा कमिटमेंट है, हमारे संस्कार है। हम आने वाले दिनों में बांग्लादेश की विकास यात्रा में हमेशा हमारा शुभचिंतन ही रहेगा, क्योंकि हम मानव जात की भलाई सोचने वाले लोग हैं। नीरज, देखिए बांग्लादेश का भी जिक्र किया प्रधानमंत्री ने, और इतने महत्वपूर्ण मौके पर किया जहां पर पूरी दुनिया उनके भाषण को सुन रही है, और वो कह रहे हैं कि हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। और आपके नेता जब बोलते हैं तो उसमें वो हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ साथ पारसी, ईसाई और फिर बहुसंख्यकों की भी बात करते हैं। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री ने यह भी दिखाया कि वो बिल्कुल उससे चिंतित हैं। मैं आ रहा हूँ राधिका जी, एक मिनट। गौरव जी, देखिए, एक विश्व गुरु या एक बड़े नेता की पहचान क्या होती कि वो हर उस माइनॉरिटी के बारे में बात करे, क्योंकि बहुसंख्यक लोगों के बारे में तो बात की जाती है। आपको ध्यान होगा, आज से सिर्फ 2 दिन पहले जब कांग्रेस पार्टी की एक उच्च लेवल की मीटिंग हुई, उसके अंदर यह प्रस्ताव लाया गया और यह कहा गया कि बांग्लादेश के अंदर अगर किसी भी रिलीजियस माइनॉरिटी के ऊपर अत्याचार होता है, और जो हम लोग देख रहे हैं, उसकी सबसे कड़े शब्दों में निंदा हम लोग करते हैं। और देखिए, हमारा तो इतिहास है, बांग्लादेश के बांग्लादेश होने में, भारत के एक मित्र होने में जो सबसे बड़ा योगदान किसी का रहा, वो भारत की सेना, भारत के नेता और भारत की जनता का रहा। और उस समय की लीडरशिप को अगर क्रेडिट देना चाहें तो कांग्रेस पार्टी को। अच्छा, ठीक है। लेकिन कहने की बात यह है, एक बड़े नेता को हमेशा एक स्पेसिफिक शब्द के चुनाव से बचकर हमेशा व्यापक बात करनी चाहिए, जो कांग्रेस पार्टी के नेता कर रहे हैं। हमें इस बात की खुशी है कि प्रधानमंत्री जी ने इस मंच से, जहां पूरी दुनिया उनको देख रही थी, उन्होंने इस बात को कहा कि बांग्लादेश के अंदर थोड़ी सी कमी है। एक ब्रेक के लिए मुझे यहाँ पर रुकना है। राधिका जी, नीरज जी, आप दोनों हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।